हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 39 भाग। जिंदगी ने अपने लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ओ मैडम, यहाँ ड्राइवर नहीं है, आगे आकर बैठो। साहिर ने अपने लिए ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्यों? ड्राइवर क्यों नहीं है? जिंदगी ने हैरान होते हुए पूछा। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं गाड़ी अच्छी नहीं चलाता? साहिर की आंखें सिकुड़ने लगी थीं। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यही पूछ रही थी कि गाड़ी के साथ ड्राइवर क्यों नहीं है। आखिर गाड़ी अपने आप तो चलती हुई यहां तक तो नहीं आई होगी, ड्राइवर तो होगा ही। पहले तुम आगे आओ ना, तब बताता हूं। साहिर ने जिंदगी के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा अंदर से हाथ बढ़ाकर ओपन किया। अब तुम यहां से सारे नज़ारे सामने से देखते हुए अपने पसंद के गाने सुनते हुए चल सकती हो। साहिर ने जिंदगी की तरफ झुकते हुए कहा। जिंदगी की तो सांस रुक गई थी। ये तो समझ में आ रहा था कि आज राणा सा के तेवर बदले हुए हैं, और यह बदले हुए तेवर बदले हुए मौसम का भी इशारा साफ दे रहे थे कि आज न केवल इस ठंड की पहली बरसात होने वाली है, बल्कि बहुत कुछ बरसने वाला है। लेकिन जैसे जैसे घड़ियां पास आ रही थीं, जिंदगी के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। साहिर के आंखों में जो शरारत फैली हुई थी, और जितनी नज़दीक वह उसके आया था कि जिंदगी के सिक्सथ सेंस ने तुरंत उसे अलार्म दिया। कौन कहता है कि हर बात बोलनी ही जरूरी होती है? कोई राणा सा को एक नज़र देख ले, इनकी तो आंखें ही सब कुछ कह जाती हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए जिंदगी ने अपने मन में सोचा। ठीक उसी वक्त साहिर का हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ। जिंदगी ने झट से अपनी आंखें और कसकर बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे कि एक साथ पेट में कई तितलियां उड़नी शुरू हो गई हों। राणा सा। पर अगले ही पल उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जिंदगी ने तेजी से अपनी आंखें खोलीं। साहिर मुस्कुराते हुए गाड़ी को बैक कर रहा था। उसके होठों पर फैली हुई दिलफरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। आंखों में ऐसे प्रेम के ऐसे रंग उभरे थे जैसे जिंदगी से पूछ रहा हो, तुम क्या समझ रही थी? जिंदगी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं सकी। जिंदगी ने अपनी तरफ देखा तो सीट बेल्ट लगा हुआ था। दरअसल साहिर सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी तरफ झुका था। जिंदगी ने एक राहत की सांस छोड़ी, तब तक कानों में साहिर की आवाज़ सुनाई पड़ी। अभी तो पूरी रात बाकी है, घर चलो। बाकी वहां पर पहुंचते ही पूरा हो जाएगा। जैसे इतने दिनों सब्र किया है, वैसे कुछ पल और। मैं इतना भी बेसब्र नहीं, और इतनी बेसब्री तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं। साहिर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोल रहा था। जिंदगी ने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? हर गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट होता है, अब मुझे भी मेरा रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए ना? साहिर ने मीनिंगफुल अंदाज में कहा। अब आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए? साहिर की यह बात उसे समझ में नहीं आई थी। मुझे जो चाहिए वह तुम्हें देने की जरूरत नहीं, मैं खुद से ले लूंगा, पर ले जरूर लूंगा। वही तो। जिंदगी ने समझते हुए अपना सर हिलाया। आखिर अपनी झेंप कहीं ना कहीं तो छुपानी थी। क्या वही तो? गाड़ी चलाते हुए साहिर ने एक नज़र जिंदगी पर डाली। कुछ तो जरूर था इस वही तो में। वही तो। मैं भी सोच रही थी कि राणा सा इतनी आसानी से इतने सरप्राइज गिफ्ट प्लान कैसे कर रहे हैं। आपके तो हर एक काम में आप गिव एंड टेक का रूल अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। एल पूरे पक्के बिजनेसमैन है। जिंदगी ने साहिर के चेहरे को देखते हुए कहा, जो कि अपनी मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लगता है काफी अच्छे से मुझे समझने लगी हो। जरूरी है। बिल्कुल। साहिर ने भी उतनी तेजी से जवाब दिया, जो कि अब जिंदगी के चेहरे के बदलते हुए रंग को देखकर हंस रहा था। एल, सामने नजर डालिए, कुहासे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जिंदगी ने साहिर की नज़रों से परेशान होकर अपना चेहरा साइड वाली खिड़की की तरफ घुमाते हुए कहा। साहिर खुलकर हंस पड़ा। इधर रात के खाने पर प्रतापगढ़ में अमरिंदर जी और प्रेम जी में बात हो रही थी। क्या हुआ? अब समझ में अभी आ रहा है कि आगे क्या करना है। शाम की चाय के साथ सारा परिवार घर पर इकट्ठा था। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है भाई साहब। कैसे क्या किया जाए यही तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक सिंह सिसोदिया से अगर सामने से पेपर मांगने जाते हैं तो वह पेपर नहीं देगा, और बिना ओरिजिनल पेपर के कोई काम नहीं होगा। अमरिंदर सिंह बोले। आज पूरा दिन वो अपने लीगल एडवाइजर से यही सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा था। बातें तो यही ओरिजिनल पेपर्स पर आकर अटक जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था।
जो सीधे उसे ओरिजिनल पेपर थमा दिए थे। प्रेम कुछ गुस्से में बोला, अरे भाई सा, हमें क्या पता था कि वह ऐसी चाल चल जाएगा। हमने तो अपनी तरफ से उसे ओरिजिनल पेपर रजिस्ट्री के पेपर बनवाने के लिए दिए थे, पर उसने उन ओरिजिनल पेपरों को अपने पास रखकर लीज के पेपर बनवा दिए, और हमें भी इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, तो हम भला क्या बोलते। अमरिंदर जी बोले। वहीं पर सत्यम काफी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अमरिंदर जी ने सत्यम को हल्के से छुआ। कुछ नहीं डैड, आपकी बात का ही मतलब समझ रहा हूं। सही बात तो आप अभी भी नहीं बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो भरोसे की थी, जो कि आपको प्रतीक सिंह सिसोदिया पर था, अपने परिवार पर नहीं, वरना आप इतनी बड़ी गलती नहीं करते। सत्यम ने जैसे दो टूक कह दिया। सत्यम की बात बिल्कुल सही थी, जिसका एहसास अमरिंदर जी को न जाने कितने साल पहले ही समय बीतने के साथ हो गया था, और आज तो जैसे इस एहसास में उनको पछतावे में घेर लिया था। अमरिंदर जी अपनी जगह पर कुछ शर्मिंदा से हो गए। चलो छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई। बीती बातों को जितना कुरेदेंगे दर्द उतना बढ़ेगा। अभी तो फिलहाल में जो परेशानी सामने आई है, उसको देखना है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। साहिर से पूछते हैं, उनके पास कोई ना कोई समाधान होगा। प्रेम ने अपना फ़ोन साहिर को फ़ोन करने के लिए निकला। तभी उसकी नज़र साहिर के व्हाट्सएप स्टेटस पर गई, जिसको कि ब्लॉक करना साहिर भूल गया था। जिंदगी और साहिर के फोटोग्राफ्स को देखकर प्रेम के होठों पर इस परेशानी के समय में भी एक मुस्कुराहट तैर गई थी। इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, यह सोचकर फ़ोन ने चुपचाप फ़ोन साहिर को एक ऑल बेस्ट विशेस और एंजॉय के मैसेज के साथ रख दिया। क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं कर रहा? उठा नहीं रहे क्या? जितेंद्र जी ने पूछा। प्रेम ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, रात को, जब वह फ्री होंगे तब बात करूंगा। अभी कर ले, अभी ऑफिस में होंगे। वैसे भी फिलहाल वहां पर ऑफिस से 8 बजे के बाद ही निकलते हैं। घर आएंगे तो खा पीकर सो जाते हैं नल, ऐसे में फिर सुबह ही बात हो पाएगी। चाय का अंतिम सिप लेते हुए जितेंद्र जी बोले। तुझे तो लगता जैसे उनके सारे रूटीन की जानकारी है, प्रेम ने तपते हुए कहा। हाँ, मेरी बात लगभग जिंदगी से रोज हो जाती है, और जिंदगी का तो जानता ही है, एक एक सेकंड का हिसाब दे देगी। जितेंद्र जी ने चाय का कप वापस टेबल पर रखते हुए कहा। अच्छा, तो यह बताना इस वक्त जिंदगी कहाँ है? प्रेम ने पूछा। घर पर होगी। जितेंद्र जी ने अपना फ़ोन निकालकर जिंदगी का नंबर अनलॉक किया कि प्रेम ने उनके फ़ोन पर अपना हाथ रख दिया। क्या हुआ, रोक क्यों रहा है? जितेंद्र जी ने प्रेम की तरफ देखा। अमरिंदर जी, सत्यम और अर्जुन सबकी निगाहों में यही सवाल था। कुछ नहीं, बच्चे बाहर गए हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, प्रेम ने कहा। तुझे कैसे पता? जितेंद्र जी ने पूछा। साहिर का स्टेटस देख लो, प्रेम ने कहा। जितेंद्र जी अपने फ़ोन में साहिर का स्टेटस देखा, कुछ भी नहीं था। बेचारे ससुर जी ब्लॉक थे। कुछ भी नहीं है। तब तक अर्जुन ने अपना फ़ोन जितेंद्र जी के आगे कर दिया। फ़ोन देखकर जितेंद्र जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर इधर तो प्रतीक सिंह सिसोदिया के चेहरे पर परेशानी सिमटी हुई थी। जागृति, जागृति, दरवाज़ा खोलो। प्रतीक सिंह सिसोदिया जागृति के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन जागृति तो आज जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। बेटा, हमारी बात सुनो, ये बहुत गलत काम कर रही हो तुम। अपने आप को नुकसान मत पहुंचा लेना बेटा, अपने बड़े पापा की एक रिक्वेस्ट मान लो। प्रतीक सिंह बाहर से ही जागृति को मनाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। आज शाम को वह साहिर के ऑफिस में उससे मिलने के लिए गई थी। साहिर ने उसे जबरदस्त तरीके से इग्नोर कर किया और ऑफिस से निकल गया। वहां पर जो बेइज्जती हुई थी सो अलग ही हुई थी, और उसके बाद अब यह साहिर के स्टेटस पर जिंदगी के साथ उसकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर देखकर जागृति को तो पतंगे लग गए थे। गुस्से में उसने सबसे पहले अपना फ़ोन घुमाकर दीवार पर पटक दिया। फ़ोन कई टुकड़ों में बंट चुका था, लेकिन अभी भी जागृति का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब गुस्से में उठाकर उसने अपने कमरे को तहस-नहस करना शुरू किया। बचपन से जागृति की यह बुरी आदत थी कि वह गुस्से में चीज़ सामान बहुत तोड़-फोड़ मचाती थी। प्रतीक सिंह सिसोदिया के कहने पर मेड, जो कि जागृति को रात के खाने पर बुलाने आई थी, वह दरवाजे पर से ही इस उठापटक की आवाज़ सुनकर उल्टे पांव भाग ली और जाकर प्रतीक सिंह सिसोदिया को बताया। प्रतीक सिंह सिसोदिया दौड़ते हुए जागृति के कमरे में आए और उसका दरवाज़ा लगातार पीट रहे थे।
दरवाज़ा चूंकि अंदर से बंद था, इसलिए क्या क्या नुकसान हुआ यह तो पता नहीं चल रहा था। पर जिस तरह से अंदर से आवाज़ आ रही थी, उसे हिसाब से उन्हें बिल्कुल एहसास हो गया था कि अंदर अब कुछ भी बचा नहीं होगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कीमती उनकी जान तो अंदर कमरे में बंद थी, जिसके चलते वह परेशान थे। जागृति, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी लाडो रानी, मेरी बात सुनो बेटा। देखो, तुम जो सामान तोड़ रही हो, फोड़ रही हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कमरे क्या? कमरे से बाहर निकालकर भी तुम इस घर का सारा सामान तोड़ दो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बेटा, खुद को कोई चोट मत पहुंचाना। मेरी बात सुनो बच्चा, एक बार बाहर निकालकर अपने बड़े पापा से बताओ तो सही कि आखिर मेरी लाडो को किस चीज़ के लिए गुस्सा आया है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जिसने मेरी बेटी को गुस्सा दिलवाया है। प्रतीक सिंह सिसोदिया जागृति से बोल रहे थे, लेकिन अपने गुस्से में जागृति उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। प्रतीक सिंह ने अपने एक नौकर को कमरे की डुप्लीकेट चाबी लाने का इशारा किया। जल्दी ही मास्टर की उनके हाथों में थी। बहुत ही सावधानी से उन्होंने की हॉल में चाबी फंसाया। दिल में एक डर सा बंधा हुआ था कि अगर जागृति उन्हें ऐसा करते हुए देख लेगी तो कहीं खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर कमरे से उड़ता हुआ टेबल लैंप बाहर आया। यह तो प्रतीक सिंह सिसोदिया को इसका एहसास था, जिसके कारण वह दरवाजे से किनारे खड़े थे, वरना आज उनका सर फूट ही गया रहता। और भी अगर कुछ बाहर फेंकना है तो आराम से फेंक सकती हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं इसमें। प्रतीक सिंह सिसोदिया बिल्कुल एतमिन्न के साथ जागृति के कमरे के अंदर आकर खड़े हुए। उनको देखकर जागृति के हाथ वहीं पर रुक गए थे और वह गुस्से में मुंह बनाकर एक किनारे खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? रुक क्यों गई? और सामान नहीं फेंकोगी? बोलो, क्या क्या फेंकना है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चीज़ और सामान ही क्यों, इस घर से किसी इंसान को भी फेंकना हो तो वह भी बता दो। तुरंत फायर कर देता हूँ, तुम खुद ही कर लो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में तो है। अब वह चीज़ सामान हमने इतनी मेहनत से जमा करके रखी है, तुम्हारे लिए है। तो अब तो यह तुम्हारे ऊपर ही बनता है ना कि तुम इन सब चीज़ों को सहेज कर रखो, या फिर तोड़ो फोड़ो, या फिर उठाकर बाहर फेंक दो। हम तो अब बूढ़े हो गए, आज है कल नहीं रहेंगे। आज तक कोई इंसान यहाँ से एक सुई तो लेकर ऊपर गया ही नहीं है, तो हम क्या लेकर जाएंगे? सब कुछ तुम्हारे लिए ही छोड़कर जाना है। सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही है। फैसलों के सारे अधिकार तुम्हारे पास हैं, जैसे चाहो इनका उपयोग करो। जागृति को शांत देखकर प्रतीक सिंह सिसोदिया ने कुछ गुस्से में उससे कहा। अंदाज ऐसा था कि वह अपना गुस्सा दबाकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ कह रहे थे, लेकिन जागृति के कमरे की दशा देखकर सच तो यह था कि उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और उसमें भी सबसे ज्यादा जागृति की हालत। पागलों की तरह उसने अपने बाल भी खोल लिए थे और चेहरे पर आंसुओं की सूखी हुई लकीरें थीं। बड़े पापा सा। जागृति दौड़कर जाकर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बच्चा? इस तरह से जागृति को फूट फूट कर हिचकियों से रोते हुए देखकर प्रतीक सिंह सिसोदिया का गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों में जागृति को थाम लिया और धीरे से अपने से दूर करके उससे बात जाननी चाही, लेकिन जागृति प्रतीक सिंह को छोड़ ही नहीं रही थी। जागृति को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी दुनिया उजड़ गई है। अब उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं है, लेकिन प्रतीक सिंह सिसोदिया की मजबूत पनाह में उसे अपनी डूबती हुई सांसों को भी बचाने का रास्ता दिख रहा था। वह उनके सीने से लगी हुई खूब फूट फूट कर रो रही थी। प्रतीक सिंह भी उसका रोना देखकर कुछ समझने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कोई कीमती चीज उससे छिन गई हो या फिर खो गई हो। प्रतीक सिंह एक पल के लिए घबरा गए थे। ऐसे मत रो बच्चा, इस तरह से रोगी तो कैसे काम चलेगा? बताओ मुझे, क्या बातें हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या, या फिर कोई बात हुई है? प्रतीक सिंह जागृति को संभालते हुए कमरे से बाहर लेकर आए। दरवाजे पर खड़ी मेड को उन्होंने इशारा किया। 10 मिनट के अंदर कमरा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। जो कुछ टूट गया है उसको हटा दो। हमारी बेटी को कोई चोट न लगनी चाहिए। आपकी बेटी को यहाँ चोट लगी है बड़े पापा सा। प्रतीक सिंह सिसोदिया अब भी मेड को इंस्ट्रक्शन दे ही रहे थे कि जागृति ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रतीक सिंह ने कुछ हैरान कुछ परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा और धीरे से उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से सटा लिया। आपके पास इस चोट के लिए कोई सॉल्यूशन है? जागृति ने पूछा। प्रतीक सिंह ने गौर से जागृति के चेहरे की तरफ देखा और मेड को वहां से जाने का इशारा किया।
बिल्कुल है, पर आप हमें उस मलहम को लगाने के लिए समय भी तो देंगे ना, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। आप कुछ समय हमें दीजिए, हम आपके जख्मों की दवा भी करेंगे और आपको जख्म देने वाले हाथों को काट कर भी फेंक देंगे। आप हमारे साथ चलिए। जागृति को साथ लेकर अपने कमरे की तरफ आए, बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठे। अब हमसे बताइए, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने आपके दिल पर चोट की है? प्रतीक सिंह सिसोदिया के आंखों से आग निकल रही थी, जिसको देखकर जागृति कुछ डर गई थी। उसे लगा कि अगर वह साहिर का नाम लेगी तो कहीं प्रतीक सिंह सिसोदिया सीधे उसे गोली न मरवा दे या फिर जान से न मार डाले, इसलिए जागृति कुछ नहीं बोली। प्रतीक सिंह ने पानी का गिलास भरा और जागृति की तरफ बढ़ाया। पानी पी लीजिए। ना चाहते हुए भी जागृति ने गिलास थाम लिया और धीरे धीरे पानी पीने लगी। तब तक प्रतीक सिंह ने अपने कंधे का हर हर महादेव लिखा हुआ रेशमी दुपट्टा उतारकर जागृति के सामने उसका मुंह पूछने के लिए कर दिया। जागृति ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। यह दुपट्टा उनके गले में हमेशा ही होता था, क्योंकि वह अधिकतर कुर्ता पजामा ही पहना करते थे। शेरवानी टाइप का उनका कुर्ता और उसे पर यह रेशमी दुपट्टा उनके व्यक्तित्व की अलग पहचान थी, जिसमें वह एक भी सिकुड़न नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। वह दुपट्टा लेने से पहले सोच रही थी कि प्रतीक सिंह ने खुद आगे बढ़कर अपने दुपट्टे से उनका चेहरा साफ किया। अब ठीक है, जाइए पहले मुंह धुल लीजिए, फिर बात करेंगे। उन्होंने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। जागृति खुद इस मैटर पर अब सामने से बात करना नहीं चाहती थी। वैसे भी शाम को प्रतीक सिंह सिसोदिया ने उसे आश्वासन दिया था, कुछ बोलती तो वह जरूर पूछते कि क्या आपको अपने बड़े पापा सा पर विश्वास नहीं, इसलिए तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। और अब प्रतीक सिंह दुपट्टे में जागृति की आंखों के काजल के निशान जो ऊपर आए थे, उन्हें गौर से देख रहे थे। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके आंसुओं का कारण कौन है। आप भले कुछ बताएं या फिर ना बताएं, पर आपकी आंखों से बहने वाले यह मोती हमारे लिए बेशकीमती है, और जिसके लिए यह बर्बाद हुए हैं, जो इनके बर्बाद होने का कारण है, हम उसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अब उसकी जिंदगी के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन उठाया और एक अनजान नंबर पर कॉल की। प्लान बी एक्सक्यूट कर दो। फोन काटने के बाद उन्होंने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा, जिधर की जागृति गई थी। अब तुम्हारी जिंदगी के दिन उल्टे हो गए हैं। 10, 9, 8। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। जिंदगी और साहिर राणा मेंशन पहुंच चुके थे। एंजॉय रीडिंग साहिर चुपचाप जिंदगी के चेहरे पर फैले हुए रंग को देख रहा था, जो कि पूर्ण सुकून होकर दुनिया जहान से बेखबर उसके बगल में सोई हुई थी। लेकिन साहिर का तो चैन सुकून सब कुछ उड़ चुका था। कहाँ उसने सोचा था कि एक खूबसूरत शाम के बाद एक खूबसूरत रात वह जिंदगी के साथ बिताएगा, तो जिंदगी भी जैसे आज हिसाब बराबर करने के मूड में बैठ गई थी। आफ्टर ऑल राणा सा ने उसकी फर्स्ट नाइट बर्बाद की थी, कुछ तो सजा बनती थी ना। दोनों रात को जब वापस वहां से घर आए तो साहिर आज दूसरे ही मोड़ में बैठा था, लेकिन जिंदगी उसके इस मोड़ को समझकर अब उसको छेड़ने से भी डर रही थी। आते वक्त मौसम ने अपने मिजाज बदले थे। अब तक तो केवल ठंड थी, लेकिन अब ठंड के साथ हल्के हल्के बारिश हो रही थी, तो जिंदगी और साहिर के भी रंग कुछ बदल रहे थे। साहिर जहां आज अपना पूरा प्यार जिंदगी के ऊपर बरसाने के मूड में था, तो जिंदगी के दिल के अंदर कुछ डर, कुछ शर्म, कुछ झिझक, सब एक साथ धावा बोल चुके थे। इसलिए आने के साथ ही उसने तेजी से कपड़े बदले और साहिर के कमरे में आने से पहले ही ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई, जबकि साहिर अभी नीचे हॉल में ही था। घर आने के बाद घर की सिक्योरिटी एक बार देख रहा था, जो कि उसका रोज का काम था। घर की सिक्योरिटी चेक करने के अलावा खिड़की दरवाजे वगैरह भी वह देख लेता था। हालांकि यह सब काम जानवी जी ने जिंदगी के ऊपर डाल रखे थे, पर साहब ने सोचा कि आज मैडम को कुछ आराम दे देते हैं तो फिर अपना काम निकाल पाएंगे। पर मैडम फुल मूड आराम के मूड में आ गई थी, साथ में उनका आराम भी हराम करने के मूड में। साहिर जब कमरे में पहुंचा तो जिंदगी सो चुकी थी। साहिर ने अफसोस से सर हिला दिया। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। साहिर गुनगुनाते हुए अपने बिस्तर पर आकर बैठा। कल यह लड़की कहेगी कि मैं इसको समय नहीं देता, और जब मैं समय लेकर इसके लिए आता हूं तो इसको अपनी नींद से ही फुर्सत नहीं होती।
साहिर ने सोई हुई जिंदगी को नींद से जगाना सही नहीं समझा था, इसलिए बिस्तर पर आकर रोज की तरह उसने अपने भगवान का नाम लिया और फिर सोने के लिए आंखें बंद कीं, पर बंद आंखों के आगे भी जिंदगी का चेहरा लहरा रहा था। इतना नहीं, इतना आसान नहीं होता दिल में मचलते हुए अरमानों को नींद की थपकियां देकर सुला देना और खुद भी सो जाना। साहिर उठकर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप निकला और एक बार फिर से सारे मेल वगैरह चेक करने लगा कि कहीं न कुछ तो नया होगा, जो कि उसके करने के लिए होगा, पर काम भी ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं था। 15-20 मिनट में खत्म हो गया। वापस फिर से सोने की कोशिश की तो नींद ही नहीं आ रही थी। आज तो जैसे नींद आंखों से न जाने कहाँ रूठ कर सोई हुई थी। जिसने उसकी नींद चुराई थी वह तो चैन से सो रही थी। वो जज्बात जो तुम्हारे दिल में है उन्हें आज अपने हाथों से बता दो। बहुत तड़पा चुके हमको हुजूर, अब तो अपने सपने, अपना प्यार जता दो। बहुत ही खामोशी के साथ साहिर जिंदगी को देख रहा था। अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि रात को आते वक्त जो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी उसने छम छम बरसात का रूप ले लिया है। खिड़कियों पर पानी के पड़ते हुए चीटिंग इस चीज़ का एहसास दे रहे थे। हालांकि कमरे में रूम हीटर चल रहा था, जिसके कारण कैमरा पूरा गर्म था। नींद तो आ नहीं रही थी, दूसरे में करने को कुछ था नहीं। जाने क्या हुआ, साहिर उठकर खिड़की तक गया और उसने खिड़की का शीशा खोल दिया। बिल्कुल ठंडी बर्फ जैसी हवा झोंके के रूप में अंदर आई और उसने खिड़की के पास खड़े साहिर को एक पल के लिए कंपा दिया था। साहिर झटके से पीछे मुद्दा और उसकी नज़र जिंदगी पर पड़ी, जो कि इस ठंड का एहसास पाकर अपने आप को कुछ सिकोड़ती हुई कंबल के अंदर और सिकुड़ गई थी। कमल से बाहर उसका केवल चेहरा दिख रहा था। साहिर के चेहरे पर एक हल्की दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई और दिमाग में एक शरारती और शैतानी प्लान बनने लगा था। मेरा नींद और चैन सुकून उड़ाकर तुम इतनी आसानी से कैसे सो सकती हो? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि चैन और सुकून की खूबसूरत नींद कैसे आती है। पहले तो साहिर ने कमरे का रूम हीटर ऑफ कर दिया और खुली हुई खिड़की को 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया। धीरे धीरे कमरे की गर्माहट अब ठंडक में बदलने लगी थी, लेकिन साहिर का प्लान खुद उसे पर भारी पड़ने वाला था। खिड़की के सामने खड़े रहने के कारण ठंडी हवा सीधे हड्डियों में पहुंच रही थी। 2 ही मिनट में उसे वहां से हटना पड़ा था। खुद साहिर को बड़ी तेज ठंडक का एहसास होने लगा था। लेकिन श्रीमान साहिर सिंह राणा भला अपने ही बनाए हुए प्लान से पीछे कैसे हट सकते थे? इतनी जल्दी तो वह कभी भी हार मानने वाले नहीं थे। जब अच्छी तरह से रूम का टेम्परेचर पूरी तरह से गिर गया तो साहिर ने खिड़की हल्के से बंद की और आकर बिस्तर पर अपनी तरफ ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही उसने रिमोट से फिर से कंपनी का टेम्परेचर नॉर्मल किया। कुछ देर के बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा तो उसे अपने हाथों पर जिंदगी के सर का एहसास हुआ। साहिर के तो खुद अपने हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, लेकिन ब्लैंकेट में छुपी हुई जिंदगी सिकुड़ रही थी। साहिर ने हाथ बढ़ाकर उसे बिल्कुल अपने नज़दीक खींच लिया। जिंदगी ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोलकर साहिर की तरफ देखा, पर नींद से बोझल आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थीं। पर इसी एक पल में उसकी नज़रें साहिर से मिलीं, जो कि अपनी आंखों में न जाने कितनी हसरतों के जुगनू लिए हुए उसकी तरफ देख रहा था। नींद में ही सिक्स्थ सेंस ने अलार्म दिया था, पर इस नींद की शहजादी को अपनी नींद बहुत प्यारी थी। जिंदगी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं तो साहिर की नज़रें उसकी आंखों से फिसलते हुए उसके नर्म और नाजुक होठों पर जाकर रुक गईं। सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं मैं, जान अपनी तुम पर निसार करता हूं मैं, तेरे बिना जी नहीं सकता एक पल, इसलिए अपनी मोहब्बत का आज इजहार करता हूं मैं। साहिर ने हल्के से जिंदगी के होठों पर अपनी एक उंगली फिराई। आज जिंदगी के राणा सा अपनी नींद उड़ाने का बदला लेने पर उतारू थे। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए अपनी आंखें खोलीं। शायरी तो शायर करते हैं, हम तो अपने इश्क को बयां करते हैं। जो बात हम लफ्ज़ों से कह नहीं सकते वो हम ऐसे ही बयां करते हैं। तुम्हारे तो सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें मिल गए, अब बारी मेरी रिटर्न गिफ्ट की है। साहिर ने एक शरारती स्माइल पास करते हुए जिंदगी की तरफ देखा। जिंदगी अभी कुछ समझ पाती कि उसके पहले ही साहिर ने अपने होठों को जिंदगी के होठों से जोड़ दिए थे। जिंदगी की तो पूरी नींद हवा हो गई। आंखें जो हैरत से खुलीं कि होठ भी खुल गए थे। अपनी जुल्फों को खुलकर बिखर जाने दो ना, रोको आज मुझे हर एक हद से गुजर जाने दो।
साहिर के हाथों ने जैसे ही जिंदगी के शरीर पर हरकत करना शुरू किया कि जिंदगी के हाथ साहिर के टी शर्ट के ऊपर कसने लगे। आज साहिर के प्यार की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। बाहर जितनी तेज इस ठंड में बारिश हो रही थी, उतनी ही तेजी से कमरे का माहौल गर्म होता जा रहा था। आगे बढ़ने से पहले साहिर ने एक नज़र उठाकर जिंदगी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उससे पूछा। कुछ न कहते हुए जिंदगी ने पलकें झुका ली। इन झुकी हुई पलकों ने बिना बोले ही बहुत कुछ कह डाला था। जिंदगी के चेहरे पर हया और शर्म की लाली बिखरी हुई थी, जिसने साहिर को मौन स्वीकृति दे दी थी। जिंदगी के जीवन के दूसरे अध्याय की शुरुआत हो गई थी। आज के इस एपिसोड के बाद तो कमेंट, लाइक, सब्सक्रिप्शन जबरदस्त होने चाहिए।